हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1, जो कि ये नया एक्ट है इंडियन पिनल कोड को रिमूव किया। तो इंडियन पिनल कोड के अंदर जो आप चीज़ें देखते हो बहुत हद तक चीज़ें इसके अंदर सेम है, कोई मेजर डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये जो हम सेक्शन 1 करेंगे ना, जब आप इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 2, 3, 4 पढ़ते हो, 1, 2, 3, 4 उन सबको मिला के यहाँ पे एक सेक्शन बना दिया गया है सेक्शन 1। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो आईपीसी का कंसोलिडेटेड वर्जन है जो भारतीय न्याय संहिता है। इसके अंदर जो सेक्शन अभी जब हम सेक्शन देख रहे हैं इसके अंदर सिर्फ बताऊं तो जो हमारा सेक्शन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 था आईपीसी का, उन सबको मिला के एक ही सेक्शन में डाल दिया गया भारतीय न्याय संहिता के अंदर। बाकी ये सेक्शन वर्ड टू वर्ड सेम ही है। इसको हम क्या बोलेंगे, भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023 बोलेंगे। अब इसको असेंट मिल चुकी है तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब देखो जो सेक्शन 2 आप आईपीसी का पढ़ते हो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सेक्शन 1 के सबसेक्शन 3 के अंदर। तो सेम टू सेम है। सेक्शन 2 आईपीसी का जो था वही सबसेक्शन 1, सॉरी सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 है भारतीय न्याय संहिता के अंदर बीएनएस के अंदर। देखो वही सेम वर्ड टू वर्ड है, एवरी पर्सन, यानी कि हर एक व्यक्ति, अब चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो सिटीजन ना हो, बट इफ दैट पर्सन इज इन इंडिया, तो उसके ऊपर ये जो एक्ट है, बीएनएस एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता है, वो अप्लाई हो जाएगी जैसे इंडियन पिनल कोड अप्लाई होती थी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ बीएनएस बोल सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आईपीसी अप्लाई हो रहा था वैसे ये भी अप्लाई हो रहा है। अब विद इन इंडिया, यानी कि इंडिया के हिस्से में कहीं पे भी, इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर भी, चाहे वो कौन सा जोन हो, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन ही क्यों ना हो या कंटीजियस जोन क्यों ना हो, जो हम देखते हैं ना सी के अराउंड 12 नोटिशियल माइल या 200 नोटिशियल माइल तक का एरिया क्यों ना हो, अगर वहां पे भी कोई व्यक्ति ऑफेंस कर रहा है तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया। वो ऑफेंस इंडिया में ही हुआ है, तो वहां पे उस व्यक्ति के ऊपर भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से ही ट्रायल चलेगा, माना जाएगा कि उसने इसके अंदर पनिशमेंट की है। अब ये जो सेक्शन है ना, ये बोलता है कि सिर्फ आईपीसी के लिए ये बात है, बाकी अगर कोई स्पेशल लॉ के अंदर जाओगे तो वहां पे ये बात नहीं हो रही है, सिर्फ आईपीसी के लिए यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर आईपीसी के अंदर कोई ऑफेंस हो रहा है, अब वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता अप्लाई हो जाएगा विद इन इंडिया अगर उसने ऑफेंस कमिट किया है तो। इसके लिए जब हम आईपीसी पढ़ते थे वहाँ पे सेक्शन 2 के ऊपर 2 मेजर लैंडमार्क केसेस आते थे, इसके अलावा काफ़ी सारे केसेस आपने और भी पढ़े होंगे, तो उन्हीं के हिसाब से आप देख सकते हो कि कैसे। देखो हमें ये तो क्लियर है कि अगर इंडियन कोई व्यक्ति इंडिया में ऑफेंस कमिट करेगा या कोई फॉरेनर भी इंडिया में ऑफेंस कमिट करेगा तो उसके ऊपर जो है आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ तो क्लियर है। इसके अलावा बहुत सारे लैंडमार्क केसेस भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो कि इंडिया से बाहर है और वो उसके बावजूद भी अगर अगर वो क्या है सेक्शन 5 या सब सेक्शन 5 या सब सेक्शन 4 के अंदर कवर हो रहा है तो उसके ऊपर बीएनएस अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यही सबसेक्शन 3 देखोगे तो उसके अंदर मान लो कोई फॉरेनर अगर इंडिया आया तो कैसे उसके ऊपर बीएनएस अप्लाई हो सकता है या कैसे उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होता था, इसके लिए भी हमारे पास कुछ लैंडमार्क केसेस आते हैं। जैसे एक लैंडमार्क केस पहले जब हम इंडियन पिनल कोड पढ़ते थे उसके अंदर हमें जो देखने को मिलता था वो क्या मिलता था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मेयर हंस जॉर्ज का केस देखने को मिलता था। ये जो व्यक्ति था ना मेयर हंस जॉर्ज, इसने क्या किया था, ये एक अपनी कंट्री से फ्लाई करके क्या करता है, एक दूसरी कंट्री जा रहा होता है, इसके पास ना बहुत सारा गोल्ड होता है, ठीक है गोल्ड होता है, लेकिन जो उसकी फ्लाइट है ना वो बीच में क्या बॉम्बे में रुकती है, बॉम्बे में रुकती है और वहां से फिर वो आगे जानी होती है जहां पे भी ये जा रहा होता है। तो क्या होता है कि जब ये बॉम्बे में रुकती है तो 1962 की बात होती है कि उस वक्त क्या होता है कि ना आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला होता है जिसके हिसाब से अगर आप कोई भी इस तरीके का गोल्ड अपने साथ कैरी कर रहे हो तो उसको आपको उस गोल्ड के लिए के रिगार्डिंग डिक्लेरेशन देनी होगी, जो कि ये व्यक्ति डिक्लेरेशन नहीं देता और कस्टम्स वालों को पता चल जाता है और इसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पे उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने आरबीआई की गाइडलाइन को वायलेट किया था। तो ये डिफेंस लेता है कि भाई मैं तो इंडियन नहीं हूँ, मुझे इस लॉ के बारे में नहीं पता था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है, इट डजेंट मैटर कि आप इंडियन हो या नहीं हो, जो आईपीसी है वो हर एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होगा, चाहे वो इंडियन हो या ना हो, चाहे उसको हमारे इंडिया के लॉ के बारे में पता हो या ना पता हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। अगर वो हमारे इंडिया के अंदर आके कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगा ही होगा और उस व्यक्ति को 1 साल की सजा दी जाती है। ठीक है, तो ये केस देखने को मिलता है कि किस तरीके से अगर कोई फॉरेनर इंडिया में भी आके ऑफेंस कमिट कर रहा है, अगर वो इंडिया में भी ऑफेंस हो रहा है तो उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से एक केस हमें और देखने को मिलता था मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का, जिसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान के अंदर बैठा होता है ये मुबारक अली, इसके साथ कोई इंडिया का व्यक्ति जो गोवा में बैठा होता है वो कोई डील करता है कुछ खरीदने के लिए
समथिंग आइस या ऐसा कुछ खरीदने के लिए कोई डील करता है। अब क्या होता है, ये जो व्यक्ति होता है ये धोखा दे देता है इंडिया के व्यक्ति को और लंदन चला जाता है। तो इंडिया क्या करता है कि इसकी एक्सट्रेडिशन से इसको इंडिया लेके आता है और इसके ऊपर ट्रायल चलाता है, मतलब डिपोर्ट करके वहाँ से इसके ऊपर इंडिया के अंदर ट्रायल चलाता है और इसके ऊपर 420 और सेक्शन 34 आईपीसी लगाता है जो पुराने वाला था। तो उसके अंदर क्या होता है कि इसको यहाँ पे सज़ा मिलती है। क्यों? क्योंकि चाहे इसने ऑफेंस जो था वो इंडिया से बाहर कमिट किया था, लेकिन जब ये इंडिया के अंदर आया तो क्या माना गया कि इसने ऑफेंस जो है वो इंडिया के लिए ही कमिट किया, इसने जो धोखाधड़ी की थी वो इंडियन के साथ ही की थी, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है। तो इस तरीके से चाहे वो इंडियन व्यक्ति हो चाहे वो फॉरेनर व्यक्ति हो, अगर कोई ऑफेंस इंडिया के अंदर कमिट हो रहा है तो उसके लिए उसको बीएनएस के अंदर सजा दी जा सकती है। वही अगर हम केसेस यहाँ पे भी अप्लाई कर दें तो, क्योंकि सारी सब कुछ सेम टू सेम है तो आप वो केसेस के बेसिस पे बोल सकते हो कि यहाँ पे भी वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 इज सिमिलर टू सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पिनल कोड। जो बीएनएस का सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 है वो सेम टू सेम है सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी का। इसी तरीके से जो सेक्शन 3 एंड 4 आप आईपीसी का पढ़ते थे वही आपको सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। तो कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, लाइबल होगा किसी भी लॉ के हिसाब से फॉर द टाइम बीइंग फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। अगर वो इंडिया से बाहर भी ऑफेंस कमिट हो रहा है, शैल बी डील विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैज़ बीन कमिटेड विद इन इंडिया। जैसे कि वो एक्ट क्या किया गया हो, इंडिया के अंदर ही कमिट किया गया। तो ये बिल्कुल सेम आपको सेक्शन 3 की कॉपी देखने को मिल जाएगी जो आईपीसी के अंदर हम पढ़ते हैं, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और सेक्शन जो यहाँ पे सब सेक्शन 5 है वो बिल्कुल सेम आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सेक्शन 4 देखने को मिल जाएगा आईपीसी का। तो ये क्या बोलता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, यानी कि इस एक्ट के जो प्रोविजन हैं वो अप्लाई होंगे किसी भी ऑफेंस के ऊपर, चाहे अगर वो किसने कमिट किया, किसी इंडियन सिटीजन ने कमिट किया, चाहे वो कहीं पे भी किए हों, आप इंडिया से बाहर, प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कि भाई आप मान लो आप अमेरिका गए हुए और आप कोई ऑफेंस कमिट करते हो जो कि उस जुरिडिक्शन के अंदर, चाहे वो अमेरिका के अंदर ऑफेंस नहीं था, बट अगर आपने वो एक्ट किया एंड यूर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप जब इंडिया में आओगे तो आपके ऊपर बीएनएस के हिसाब से, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से पनिशमेंट मानी जाएगी और आपके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी यहाँ पे डाला गया। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी शिप के ऊपर है, एयरक्राफ्ट के ऊपर है जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, और उसके ऊपर कोई ऑफेंस होता है, मान लीजिए कि आप किसी शिप के ऊपर जा रहे हैं या आप किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर जा रहे हैं, आप किसी प्लेन के अंदर जा रहे हैं और उसके अंदर कोई ऑफेंस कमिट होता है, और वो कोई भी व्यक्ति कमिट करता है, वेदर इज सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, बट इफ ही इज ऑन दी शिप और एयरक्राफ्ट विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, और उसके ऊपर अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है जो कि आईपीसी यानी कि बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर दिया गया है, तो वो मान लिया जाएगा कि कि उसने बीएनएस के अंदर ऑफेंस कमिट किया और उसके ऊपर यहाँ पे पनिशमेंट उसको दी जाएगी इस एक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो वो प्रोविजन उस व्यक्ति के ऊपर भी अप्लाई होगा। इसी तरीके से एनी पर्सन इन एनी प्लेस, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी हो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, मतलब कि कोई कंप्यूटर जो है इंडिया का है और वो व्यक्ति इंडिया से बाहर बैठा है और वो यहाँ के कंप्यूटर्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता अप्लाई होगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी पार्ट में बैठ के इंडियन कंप्यूटर्स को टारगेट कर रहा है, इनकी हैकिंग कर रहा है, इनके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने जो है ऑफेंस इंडिया में कमिट किया और उसके ऊपर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता अप्लाई होगा। जैसे कि हम बात करते थे आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की, सेम तरीके से यहाँ पे वो अप्लाई होगा। जैसे इलस्ट्रेशन के अंदर देखिए बताता है कि ए जो है एक व्यक्ति है, कौन, जो कि सिटीजन है इंडिया का, ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। यानी कि मान लो कि ए जो है नेपाल जाता है, ए जो है अमेरिका जाता है, ए जो है फ्रांस जाता है और वहाँ जाके एक मर्डर कमिट करके आता है। मान लेते हैं कि फ्रांस के अंदर मे बी कि जो है मर्डर करना ऑफेंस था या मर्डर करना ऑफेंस नहीं था, दैट डजेंट मैटर, लेकिन अगर उसने इंडिया से बाहर जाके कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जो कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऑफेंस दिया गया है और वो व्यक्ति क्या था, सिटीजन ऑफ इंडिया था, तो क्या होगा, उसके ऊपर ट्राई और कन्विक्शन हो सकती है ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। तो इंडिया में वो जहाँ पे भी मिलेगा उसके ऊपर मर्डर का जो चार्ज है लगा के उसको उसकी सज़ा दी जा सकती है। इसके जिसके लिए हम साथ में सीआरपीसी पढ़ते थे, सेक्शन 188 पढ़ते थे। इसी तरीके से भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंदर हमें देखना होगा कि कौन सा सेक्शन हमें इसके साथ पढ़ना है। Nothing in this Sanhita shall affect the provisions of the Act for punishing mutiny and desertion of offences, soldiers, sailors, airmen in service of the government of India or the provision of any special or local law। सेम बात आईपीसी वाली आ गई। तो ये सेक्शन 1 जो है
ये आपका यहाँ पे इस बारे में बात करता है। अब जो आप देखते थे ना आईपीसी के अंदर कि हम देखते थे कि सेक्शन 5 से सारी डेफिनेशन स्टार्ट होती थी, जो कि एक एक सेक्शन करके हमें डेफिनेशन दे रखी थी, 6, 7, 8 सबके अंदर एक एक की ही कौन होता है, जेंडर क्या होता है, ये सब चीज़ें दे रखी थी। तो अब यहाँ पे इसने क्या किया, सेक्शन 2 के अंदर वो सारी की सारी डेफिनेशन एक साथ डाल दी। तो ये जो डेफिनेशंस है वो हमें सारी की सारी एक सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगी। तो दिस इज़ अ कंसोलिडेटेड वे ऑफ स्टडिंग आईपीसी, और कुछ नहीं है, मेनली कंसोलिडेट कर दिया गया इंडियन पिनल कोड को और भारतीय न्याय संहिता को बना दिया गया है। कुछ बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगी, बट मेजरली कंसोलिडेशन ही है। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता करेंगे, जो कि थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होंगे, हमारे सारे डेफिनेशन क्लॉजेज क्लियर होंगे। तो आई होप आपको सेक्शन 1 समझ आया हो। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।